दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनका नाम आज भी सादगी, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण का पर्याय माना जाता है। उनका जीवन ऐसी प्रेरक कहानियों से भरा पड़ा है जो न केवल उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि ये भी सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के दुख दर्द को अपना समझे। उनकी जिंदगी की 3 ऐसी कहानियां न केवल उनके सिद्धांतों को उजागर करती हैं, बल्कि आज के दौर में भी हमें प्रेरणा देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, ये बात सन 1930 के दशक की है। बिहार के समस्तीपुर जिले का छोटा सा गांव पितोजिया, जो आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस गांव की धूल भरी गलियों में एक दुबला पतला लड़का रोज सुबह सुबह एक मटके को कंधे पर लाद कर कुएं की ओर जाता था। उसका चेहरा सादा, आंखों में सपने और मन में एक जिद पढ़ाई पूरी करने की। ये लड़का था कर्पूरी ठाकुर, जिसका जन्म 24 जनवरी 1924 को एक साधारण नाई परिवार में हुआ था। कर्पूरी के पिता गोकुल ठाकुर एक सीमांत किसान थे जो खेती के साथ साथ नाई का काम भी किया करते थे। घर की माली हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन कर्पूरी के मन में शिक्षा के प्रति ऐसी ललक थी कि वो हर मुश्किल को पार करने को तैयार था। गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्हें जल्द ही एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। वो कड़वी सच्चाई थी स्कूल की फीस। उस जमाने में स्कूल की फीस भले कुछ रुपए ही क्यों ना हो, कर्पूरी के परिवार के लिए एक बड़ी रकम हुआ करती थी। कई बार उनके पिता फीस जमा कराने में असमर्थ रहते और स्कूल से निकाले जाने का डर कर्पूरी के मन में घर कर जाता। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। कर्पूरी के पास एक भी पैसा नहीं था। वो स्कूल की बेंच पर बैठा अपने दोस्तों को देख रहा था, जो अपनी फीस जमा कर हंसते खेलते थे। लेकिन कर्पूरी का मन उदास था। वो सोच रहा था, क्या मेरी पढ़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? तभी उनके शिक्षक मास्टर रामचंद्र ने उन्हें बुलाया। कर्पूरी, तुमने अभी तक फीस क्यों नहीं जमा की? उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक मुलायमियत। कर्पूरी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मास्टर साहब, घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। मास्टर ने कर्पूरी की आंखों में वो चमक देखी जो मेहनत और लगन की निशानी थी। उन्होंने पूछा, तुम फीस के लिए क्या कर सकते हो? कर्पूरी ने एक पल सोचा और फिर बोल पड़े, मास्टर साहब, अगर आप मेरी फीस माफ कर दे तो मैं आपके घर के लिए रोज पानी भर दिया करूंगा। यह सुनकर मास्टर साहब हैरान रह गए। पानी भरना उस समय कोई आसान काम नहीं था। यह बहुत कठिन काम था। नल नहीं थे, गांव में बिजली नहीं थी। कुएं से पानी निकालना, उसे घड़े में भरना और फिर दूर तक ले जाना, ये एक बच्चे के लिए कठिन मेहनत थी। लेकिन मास्टर साहब को कर्पूरी के जिद पर भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद कर्पूरी की जिंदगी में एक नया रूटीन शुरू हुआ। वो सुबह जल्दी उठता, अपने घर के काम निपटाता और फिर कुएं की ओर चल पड़ता। कुआं गांव के बाहर था और वहां से पानी भरकर मास्टर साहब के घर तक ले जाना पड़ता था। गर्मी हो या बारिश, कर्पूरी कभी नहीं रुका। कई बार उसके कंधे छिल जाते, कई बार पांव में कांटे चुभते, लेकिन वो मुस्कुराते हुए पानी के घड़े को कंधे पर लादे चलता रहता। घंटों की मेहनत के बाद वो स्कूल की बेंच पर बैठ पाता। लेकिन इस मेहनत में उसे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। वो जानता था ये मेहनत उसकी जिंदगी को बदल देगी। कर्पूरी की ये मेहनत बेकार नहीं गई। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। उसकी बुद्धिमत्ता और लगन ने शिक्षकों का दिल जीत लिया। यही मेहनत उसे आगे चलकर कॉलेज तक लेकर गई, जहां से उसने गणित में डिग्री हासिल की।
बाद में वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा, शिक्षक बना और फिर बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि उसकी जिंदगी की नींव उस कुएं के पानी से बनी है। ये कहानी हमें बताती है कि कर्पूरी ठाकुर ने हर मुश्किल को अवसर में बदला था और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखी थी। अब दूसरी कहानी की बात करते हैं। ये बात सन 1978 की है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण की चर्चा हर तरफ थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जो उनकी सादगी को और भी ज्यादा उजागर करता है। उस साल कर्पूरी को एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी जिसमें उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना था। विदेशी धरती पर भारत की बात रखने का यह अवसर उनके लिए बहुत गर्व का क्षण था, गर्व का पल था। लेकिन इस यात्रा से पहले एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई थी। कर्पूरी के पास कोई ढंग का कोट नहीं था। उस जमाने में विदेशी यात्राओं के लिए औपचारिक कपड़े जरूरी हुआ करते थे। सूट, कोट और टाई ये सब एक मुख्यमंत्री के लिए सामान्य बात थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी में ये चीजें कभी प्राथमिकता में नहीं थीं। उनके पास जो कुछ कपड़े थे वो सादे और पुराने थे। उनके सहयोगी और दोस्त इस बात से हैरान थे। एक दिन उनके करीबी दोस्त और सहयोगी रामनाथ ठाकुर ने उनसे पूछा, कर्पूरी जी, आप ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, आपके पास कोई अच्छा कोट है? कर्पूरी ने हंसते हुए जवाब दिया, रामनाथ, मेरे पास जो है वही काफी है। लेकिन रामनाथ को यह बात अखर गई। उन्होंने कर्पूरी की अलमारी की तलाशी ली और पाया कि उनका सबसे अच्छा कोट भी पुराना और फटा हुआ था। रामनाथ ने कहा, कर्पूरी जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसे कपड़ों में विदेश कैसे जा सकते हैं? चलिए, मैं आपको अपना कोट दे देता हूं। कर्पूरी ने पहले तो मना किया, लेकिन रामनाथ के जोर देने पर वो मान गए। उन्होंने उस उधार के कोट को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रामनाथ, ये कोट पहनकर मैं भारत का नाम रोशन करूंगा। कर्पूरी ठाकुर उस उधार के कोट को पहनकर ऑस्ट्रिया गए। वहां उन्होंने भारत की बात इतनी प्रभावशाली ढंग से रखी कि विदेशी प्रतिनिधि उनकी सादगी और बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। लेकिन जब वो वापस बिहार लौटे तो एक किस्सा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे, कर्पूरी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उधार के कोट में विदेश जाते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये बात बिहार की जनता के लिए बहुत गर्व की बात थी। उनके लिए कर्पूरी कोई दूर का नेता नहीं, बल्कि उनका अपना था जो उनकी तरह सादा जीवन जीता था। इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि कर्पूरी ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके कपड़ों के बारे में क्या सोचेंगे। उनके लिए कपड़े केवल शरीर ढकने का साधन थे, न कि उनकी शख्सियत का हिस्सा थे। ये घटना उनकी उस सोच को दर्शाती है जो सत्ता और दिखावे से परे थी। वो जानते थे कि सच्ची शक्ति उनके कामों से है, उनके विचारों में है, ना कि उनके कपड़ों में। ये कहानी उनकी सादगी, आत्मसम्मान और जनता के प्रति उनके निष्ठा को उजागर करती है। एक और छोटी सी कहानी की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर की सादगी केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी, ये उनके पारिवारिक फैसलों और सामाजिक व्यवहार में भी झलकती थी। सन 1971 की बात है, जब कर्पूरी बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनकी बेटी की शादी का समय आया। उस दौर में किसी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी का मतलब था भव्य आयोजन, बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने इस मौके को भी अपनी सादगी और सिद्धांतों का उदाहरण बनाया। कर्पूरी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी सादगी से हो। उन्होंने अपनी पत्नी फूलमती देवी से कहा,
शादी देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर में हो, जहां पर केवल परिवार और कुछ करीबी लोग शामिल हों। लेकिन फूलमती देवी की इच्छा थी कि शादी उनके गांव पितोजिया में हो, ताकि गांव के लोग भी इस खुशी में शामिल हो सकें। कर्पूरी ने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि शादी में कोई दिखावा नहीं होगा, न कोई भव्य आयोजन किया जाएगा और ना ही कोई सरकारी खर्च होगा और ना किसी बड़े व्यक्ति को न्योता दिया जाएगा। कर्पूरी ने साफ कर दिया कि वो इस शादी को मुख्यमंत्री के ताम झाम से दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने किसी बड़े नेता, सहयोगी या सरकारी अधिकारी को न्योता नहीं भेजा और यहां तक कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के अधिकार का इस्तेमाल कर उस दिन दरभंगा और सहरसा हवाई अड्डों पर कोई विमान न उतरने का भी आदेश दिया। उनका मकसद था कि कोई नेता या अधिकारी अनचाहे शादी में ना पहुंच जाए। यह सुनकर उनके सहयोगी हैरान थे। एक सहयोगी ने कहा, कर्पूरी जी, आपकी बेटी की शादी है, थोड़ा ताम झाम तो बनता है ना। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी की शादी मेरे परिवार का मामला है, न कि एक मुख्यमंत्री का मामला है। शादी के लिए कर्पूरी ने एक टैक्सी किराए पर ली। वो अपने परिवार के साथ रांची से पितोजिया पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, पैतृक गांव। गांव में शादी की तैयारियां सादगी से की गईं। मंडप सजाया गया, लेकिन कोई भव्य सजावट नहीं थी। खाना बना, लेकिन केवल गांव वालों और रिश्तेदारों के लिए। शादी में गांव के लोग, कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। कोई भी बड़ा नेता इस शादी में शामिल नहीं हुआ। कोई सरकारी अधिकारी नहीं था। शादी संपन्न हुई और कर्पूरी की बेटी अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए विदा हुई। इस शादी ने गांव वालों के दिल को जीत लिया। लोग कहने लगे, कर्पूरी जी तो मुख्यमंत्री हैं, फिर भी हमारे जैसे हैं। उनकी बेटी की शादी में कोई तामझाम नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। ये कहानी न केवल कर्पूरी की सादगी को दर्शाती है, बल्कि ये कहानी ये भी दिखाती है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कभी नहीं करते थे। वो परिवारवाद और सत्ता के दिखावे से कोसों दूर थे। उनकी ये सादगी उनकी बेटी के लिए भी एक सबक थी। जिंदगी को सादगी और ईमानदारी से जीना ही असली खुशी है। कर्पूरी ठाकुर की ये 3 कहानियां, जिनमें पानी भरकर फीस चुकाने की मेहनत, उधार के कोर्ट में ऑस्ट्रिया की यात्रा और बेटी की सादगी भरी शादी, उनके जीवन के उसूलों को बयां करती हैं। वो एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने सत्ता को कभी अपनी संपत्ति नहीं बनाया, बल्कि उसे जनता की सेवा का जरिया समझा। उनकी मेहनत, उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता बाहरी दिखाव में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर के सिद्धांतों में छिपी होती है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन एक खुली किताब था, जिसमें हर पन्ना हमें प्रेरणा देता है, हमें इंस्पायर करता है। चाहे वो कुएं से पानी भरने की मेहनत हो, उधार के कोर्ट में देश का गौरव बढ़ाने की बात हो, या फिर अपनी बेटी की शादी को सादगी का प्रतीक बनाने का उनका फैसला। हर कहानी में कर्पूरी ठाकुर का वही जननायक का रूप दिखता है जो जनता के लिए उन्होंने जिया और जनता के लिए मरा। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना कि ऊंचे महलों में बैठकर सपने देखे। तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर के जीवन से और उनके सिद्धांतों से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और वर्तमान राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर जैसे उसूलों पर कायम रहने वाले नेताओं का आज के दौर में कितना हमें ज़रूरत महसूस होती है, इस विषय पर भी अपनी राय ज़रूर रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।